वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज एक अहम तरीन मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, दरअसल रवीश कुमार जो कि एक बहुत ही मशहूर सहाफ़ी हैं, और इसको आप देख लीजिए, मेरे पीछे तस्वीर बदल रही है। ये बहुत ही उम्दा तहरीर लिखते हैं अपने ब्लॉग्स में, और इनके पढ़ने वालों की तादाद भी बहुत लंबी है और अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन हमारे बहुत बड़े तबके तक उनकी वो तहरीरें नहीं पहुंच पाती हैं। इस वजह से मैं कोशिश में रहता हूं कि इस तरह की वो जो हकीकत बयानी पर मुनहसर तहरीरें हों वो आप तक पहुंचाऊं और उसका खुलासा आप लोगों के सामने रखूं। रवीश कुमार ने अपने हालिया ताज़ा ब्लॉग में हिंदी अखबारों को बहुत ही लताड़ा है। कुछ मखसूस वाक़यात के पस मंज़र में बज़ाहिर तो हिंदी अखबारात हैं, लेकिन मैं और आप अपने मकामी अखबारात को देखेंगे, अपनी ज़बान के अखबारात को देखेंगे तो हिंदी की जगह हर फ़र्द वहाँ पर अपने मकामी ज़बानों को और जो अखबारात आप जानते हैं उन अखबारात का वहाँ नाम रख करके इसको सुन भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ये मीडिया की जो खस्ता हालत है, जो जमहूरियत का चौथा सुतून माना जाता है, उसकी क्या हालात हो चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में समझाने की कोशिश की है। ये मुझे भी सुनना चाहिए, आपको भी सुनना चाहिए, और अपने दोस्तों अहबाब को भी ये तहरीर सुनाना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है हिंदुस्तान में। तो नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। मैं डिवायर के शुक्रिया के साथ आगे बढ़ता हूँ। वो लिखते हैं, गड़ा इतना गहरा हो गया है कि बात में तलखी और सख्ती की इजाज़त मांगता। आप आज का हिंदुस्तान अखबार देखिए, ये कल की बात कर रहे थे रवीश कुमार जी। फिर इंडियन एक्सप्रेस देखिए। एक्सप्रेस का पहला सफ़ा बताता है कि मुल्क में कितना कुछ हुआ है। वो अंग्रेज़ी अखबार है, वाक़यात के साथ सहाफ़त भी हुई है। एक्सप्रेस के पहले सफ़े की बड़ी खबर है कि भूपेन हज़ारिका के बेटे ने भारत रत्न लौटा दिया है। राफेल डील होने से 2 हफ्ते पहले अनिल अंबानी ने फ्रांस की दिफाई अफसरों से मुलाकात की थी। हिंदुस्तान का पहला सफ़ा बताता है कि हिंदुस्तान में 2 ही काम हुए हैं, एक वज़ीर आज़म की तकरीर हुई और एक प्रियंका गांधी की रैली हुई है। अखबार ने वज़ीर आज़म की तकरीर को इतने अदब से छापा है जैसे पूरा अखबार उनका टाइपिस्ट हो गया हो। आप दोनों अखबारों को एक जगह रखें और फिर पहले सफ़े को बारी बारी से देखना शुरू कीजिए। मेरे पास फ़िलहाल यही 2 अखबार हैं। आप यही काम किसी और हिंदी अखबार और अंग्रेज़ी अखबार के साथ कर सकते हैं। तब आप समझ सकेंगे कि क्यों मैं कहता हूं कि हिंदी का अखबार हिंदी के क़ारिईन का कत्ल कर रहे हैं, क्यों हिंदी के चैनल आपकी शहरियत के एहसास को सुन रहे हैं। हिंदुस्तान की पहली खबर क्या है? वज़ीर आज़म की तकरीर। 2030 तक दूसरी इक़्तिसादी ताकत बनेंगी। 2019 में 2030 की हेडलाइन लग रही है। तकरीर के पूरे हिस्से को ज़ैली उन्वान लगाकर छापा गया है। ऐसा लगता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए और हुजूर नाराज ना हो जाए, इसलिए एडिटर खुद दूरी पर बैठकर टाइप किए हुए। इस साल की शुरू होते ही वज़ीर आज़म 100 रैलियों की यात्रा पर निकल चुके हैं। उसके अलावा या इसी में 100 में उनकी इस तरह के प्रोग्राम भी शामिल हैं। ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो रहनुमा रोज़ एक तकरीर कर रहा हो, क्या उसकी तकरीर इस तरह से पहली खबर होनी चाहिए कि आप एक एक बात छाप दें? इस बात का फैसला आप क़ारीन करें। अच्छा लगता है तब भी उस तरह से सोचें। बगल की दूसरी खबर में प्रियंका की खबर छपी है। इस खबर में भी जी हुजूरी है, जैसा कि तमाम टीवी चैनलों में थी। यानी कि इसी चीज़ को उन्होंने मखसूस बना करके लोगों के सामने इसको खुसूसी खबर बनाया था। अंदर के एक पूरे सफ़े पर प्रियंका गांधी की खबर है, उसमें कुछ है ही नहीं। सफ़ा भरने के लिए जबरन बॉक्स बनाए गए हैं और तस्वीरें छापी गई हैं। क्या बेहतरीन नामानिगारों और वसाइल से लेस किसी अखबार को पहली खबर के तौर पर यही देना चाहिए कि वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में लफ्ज़ ब लफ्ज़ क्या क्या कहा? एक रैली की झांकी छाप कर सफ़ा भर देना चाहिए। जिस खबर में तफसील होनी चाहिए वो मुख्तसर है, जिसको मुख्तसर होना चाहिए उसमें बेकार की तफसील है। खबरों को इस तरह से छापा जाता है कि छप जाने दो, किसी की खास नज़र न पड़े। आप खुद भी देखें प्रियंका गांधी के कवरेज को। टीवी और अखबार एक साथ गड़े में नजर आएंगे। कुछ छापने को है नहीं, बॉक्स और फोटो लगाकर और झांकियां सजाकर सफा भरा गया है।
क्या हिंदी का मीडिया वाकई हिंदी के क़ारीन को फालतू समझने लगा है? नाज़रीन, मैंने जैसे इब्तिदा में कहा, हिंदी की जगह कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई सी भी जबान रख सकते हैं, अपने मकामी जबान। क्या हिंदुस्तान अखबार के पहले सफे पर इंडियन एक्सप्रेस की तरह भूपेन हजारिका के भारत रत्न लौटाने की खबर नहीं होनी चाहिए थी? उनके बेटे ने शहरियत तरमीम बिल की मुखालिफत में अवार्ड लौटा दिया है आसाम शहरियत बिल के सिलसिले में। इसके बगल में राफेल डील की खबर है। वो हिंदुस्तान क्या हिंदी के एक आध अखबारों को छोड़कर कोई छापने या लिखने की हिम्मत नहीं कर सकता? आप एक्सप्रेस के सुशांत सिंह की खबर देखिए। राफेल डील के ऐलान से 2 हफ्ते पहले अनिल अंबानी ने फ्रांस के दिफाई अफसरों से मुलाकात की थी। राफेल पर सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी, इस इत्तला को हिंदुस्तान ने जगह दी है। लेकिन आपने सोचा कि अखबारों के पास वक्त होता है, काबिल नामनिगार होते हैं, फिर क्यों हिंदी के इतने बड़े अखबार के पास राफेल जैसे मामले पर आजादाना रिपोर्टिंग नहीं है? एक सवाल है, ये मिसाल क्यों दी? कल ही आधी रात को लिखा कि न्यूज चैनलों में गिरावट अब गड्ढे में धंस गई है। चैनल अपने खबरों को कतर कतर कर सियाक से काट रहे हैं, जिसके नतीजे में उनकी शहरियती एहसास, जानकारी और नजर से महरूम हो रही है। हिंदुस्तान जैसा अखबार भी वही कर रहा है। मेरी बातों को लेकर जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। सख्ती से सोचिए कि ये क्या अखबार है, आप क्यों इस अखबार को पढ़ते हैं, पढ़ते हुए इससे आपको क्या मिलता है? यही सवाल आप अपने घर आने वाले किसी भी हिंदी अखबार को पढ़ते हुए कीजिए। हिंदी के न्यूज चैनल और अखबार पब्लिक स्पेसेस में नाला बहा रहा है, आप नाले को मत बहने दें। आखिर हिंदी की सहाफत इस मोड़ पर कैसी पहुंच गई? क्या हिंदी का अखबार बीजेपी और कांग्रेस के टाइपिस्ट हैं? क्या उनके यहाँ सहाफी नहीं है? क्यों हिंदुस्तान जैसा अखबार में पहले सफे पर उसकी अपनी खबर नहीं है? क्या हिंदुस्तान अखबार के कारी होने के नाते आपको ये पता चलता है कि राफेल मामले में कुछ हुआ है? क्या हिंदुस्तान अखबार के कारी होने के नाते आप जान सके कि आसाम में क्या हो गया कि भारत रत्न का इनाम लौटा दिया गया? आखिर हिंदी सहाफत की इन सुतूनों में इतना तंगी कैसे आ गई है? इस इदारे के सहाफी भी तो सोचे। अगर वो इस तरह से वसाइल को अपनी काहिदी से पानी में बहा देंगे तो एक दिन खतरा उन्हीं पर आएगा। मैं नहीं मानता कि वहां काबिल लोग नहीं होंगे, जरूर लिखने नहीं दिया जाता होगा, सब औसत काम ही करें, इसलिए अखबार एक फॉर्मेट में कसा दिखता है। अखबार छपकर आता है, खबर छपी हुई नहीं दिखती है। आप कहेंगे कि मैं कौन होता हूं शेखी बगाड़ने वाला, हम टीवी वाले हैं, मैं टीवी के बारे में इसी बेरहमी से लिखता रहता हूं। हिंदी के भले 50 ताकतवर चैनल हो गए हैं, मगर किसी के पास एक खबर अपनी नहीं है जो असर छोड़ जाए। मैं चाहता हूं कि कारी के तौर पर हिंदी के मीडिया के इदारों की इस गिरावट को पहचाने। इतनी औसत सहाफत आप कैसे झेल लेते हैं? क्या आपको एहसास है कि आपके ही मफादात के खिलाफ है? मुदीर की अपनी मजबूरी होगी, क्या आपकी भी औसत होने की मजबूरी है? आखिर हिंदी के कई बड़े अखबार किसी टाइपिस्ट के टाइप किए हुए क्यों लगते हैं? किसी सहाफी के लिखे हुए क्यों नहीं लगते हैं? पूरे पहले सफे पर अखबार की अपनी कोई खबर नहीं है। नामनिगारों के नाम मिटा देने के जागीरदाराना रुझान अभी भी बरकरार है। नाम है स्पेशल करस्पेंडेंट और खबर वही जिसमें खास कुछ भी नहीं। हिंदी अखबारों का तज्जिया नहीं होता है, करना चाहिए। देखिए कि खबरों को लिखने की कैसी तहजीब तैयार हो चुकी है। लगता ही नहीं है कि खबर है, कोई डिटेल्स नहीं है। जहां प्रोपेगेंडा करना होता है वहां सारा डिटेल दे दिया जाता है। और वजीर आजम मोदी की तकरीर को लेकर जो पहली खबर बनी है उसको भरने के लिए यहां तक लिखा गया है कि वजीर आजम को कहां पहुंचना था और टेक्निकी वजहों से कहां पहुंचे, हेलीकॉप्टर कहां उतरा और कहां जाकर, और कार कहां जाकर के रुकी। मुझे पता है जवाब में क्या जवाब आएगा, फर्क नहीं पड़ता, मगर एक अखबार के औसत से भी नीचे गिरने की तकलीफ कारी के तौर पर कहने का हक रखता हूं। हिंदी की सहाफत आपके आंखों के सामने खत्म की जा रही है। मैं ये बात अखबार के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं। चैनल और अखबार आपको खत्म कर रहे हैं। अखबार पढ़ने से पढ़ना नहीं हो जाता, अखबार को भी अलग से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसी में लिखा होता है आपको अंधेरे में धकेल देने का मुस्तकबिल। जी हाँ नाजरीन, ये रवीश कुमार का अपना एहसासात थे जो उन्होंने अपने ब्लॉग में लोगों के सामने शेयर कर रहे थे कि आज के मीडिया और आज के अखबारात किस अंदाज में पॉलिटिशियंस के पालतू बन गए हैं और उन्हीं की ज़बान पर लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। और इन एहसासात को गुज़श्ता 5 सालों से हर शहरी, हर हिंदुस्तानी महसूस कर रहा है कि किस अंदाज में आज के पूरे मीडिया सेंटर्स वो कॉरपोरेट के हाथों चढ़ गए हैं, उनके हत्थों चढ़ गए हैं और वो वही लिखते हैं और वही बोलते हैं जो ऊपर से इशारे होते हैं। इसी दर्द का एहसास लिए रवीश कुमार ने अपने ब्लॉग में इन चीज़ों का
इजहार किया था, जिसको मैं आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी समझा। इसलिए मैंने आगाज़ में भी यही कहा कि हिंदी की जगह दूसरी ज़बानों को आप रख करके देख लें कि जो है हर अखबार, हर मकामी ज़बान का अखबार आज सिर्फ जो है वो जिसकी हुकूमत हो रही होती है रियासत में, उसकी या तो वो बोल रहा होता है, उसकी नाकामियों को नहीं गिनवाता, या अपोजिशन में अगर कोई बड़ा हंगामा होता है तो अपोजिशन की खबरें छापता है, वो भी पैसे लेकर, जिसको पेड न्यूज़ कहा जाता है। फिर वहीं पर काम ख़त्म हो जाता है। ना आम इंसान की वहाँ पे ज़बान होती है, ना उनके एहसासात होते हैं। रास्ते से गुजरने वाले, मुश्किल तरीन काम करने वाले, ना मजदूरों की वहाँ ज़बान होती है, ना ही जॉबलेस पीपल्स की वहाँ पर जो है कोई ज़बान होती है। वहाँ सिर्फ जो खबरें होती हैं वो चापलूसी खबर होती हैं कि वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में क्या कहा। जैसे कि कहा कि सारा अखबार फ्रंट और बैक और मिडल के हर पेजेस जो है इसी चीज़ों में भरे होते हैं। अगर लिखने के लिए कोई तहरीर नहीं होती तो फिर फ़ोटोज़ भर दिए जाते हैं और ख़बर छप करके सामने आ जाता है। जी हाँ नाज़रीन, यही पैगाम देना चाह रहे थे रवीश कुमार भी। तो इन्हीं एहसासात को मैं आप लोगों के सामने रखते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूं, और रवीश कुमार की इस आवाज़ को आप समझें और इस वीडियो को, जो उनकी आवाज़ जिन तक नहीं पहुंची है, हमारे ज़रिए से दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा